जय हिंद साथियों, कैसे हैं सभी लोग। उम्मीद करता हूँ सभी मस्त होंगे, अपने शिक्षण कार्य में व्यस्त होंगे। स्वागत है आप सभी का सीटेट 15 दिसंबर 2024 के एग्जाम में। और आज हम फिर से करने वाले हैं एसएसटी यानी सामाजिक विज्ञान के मोस्ट और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, जो कि आपके सीटेट एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है क्लास। संपूर्ण एसएसटी कवर कर रहे हैं। चैनल पर जो भी नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। क्लास भी आज 42 है। क्लास जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चलिए समय को ना गंवाते हुए चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। और आज का पहला क्वेश्चन है, गढ़कटंगा के गोंड राज्य के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है। ऑप्शन पहला है, 1565 मुगल सेनाओं ने गढ़कटंगा पर हमला किया और उन्हें रानी दुर्गावती द्वारा हार का मुंह देखना पड़ा। सेकंड ऑप्शन है, यह राज्य केवल नगरों से बना था। थर्ड ऑप्शन है, यह कमजोर बुंदेलों और मराठों के खिलाफ अधिक शक्तिशाली बना। फोर्थ ऑप्शन है, यह एक समृद्ध राजा था, इसने जंगली हाथियों को पकड़कर और उनको दूसरे राज्यों में निर्यात करने धन कमाना। कौन सा ऑप्शन राइट होगा? तो आपसे बताइए इन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही होगा। क्वेश्चन कह रहा है, गढ़कटंगा के गोंड राज्य के संबंध में कौन सा कथन जो है सही है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, यह एक समृद्ध राजा था। यह एक कैसा राजा था? समृद्ध राजा था। इसने जंगली हाथियों को पकड़कर और उनको दूसरे राज्यों में निर्यात करके धन कमाया। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, गढ़कटंगा का गोंड राज्य समृद्ध राजा था। इसने जंगली हाथियों को पकड़कर उन्हें दूसरे राज्यों में निर्यात करके धन कमाया था। फोर्थ ऑप्शन जो है वह राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एलोरा की गुफा 15 का भित्त चित्र जिसमें विष्णु को नरसिंह अर्थात पुरुष सिंह के रूप में दिखलाया गया है, किस काल की कृति है? चालुक्य काल की, गुप्त काल की, गुर्जर प्रतिहार काल की, राष्ट्रकूट काल की। कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो आपसे बताइए इन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, राष्ट्रकूट काल की यह कृति है। फोर्थ ऑप्शन जो है वह राइट है, राष्ट्रकूट काल। एलोरा की 15 का भित्त चित्र जिसमें विष्णु को नरसिंह अर्थात पुरुष सिंह के रूप में दिखलाया गया है, यह निर्माण जो हुआ था राष्ट्रकूट काल में हुआ था। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, फोर्थ ऑप्शन जो है वह राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से वस्तु विनिमय पद्धति की सही विशेषता कौन सी है? यह खर्चीली और समस्या साध्य प्रक्रिया है। सेकंड ऑप्शन है, यह धन का उपयोग किए बिना वस्तुओं की अदला बदली का व्यापार है। थर्ड ऑप्शन है, यह वह व्यापार है जिसमें वस्तुओं की अदला बदली में धन का प्रयोग किया जाता है। और फोर्थ ऑप्शन है, यह वस्तुओं के लेन देन को आसान बनाती है। तो कौन सा ऑप्शन राइट होगा? तो आपसे बताइए इन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही होगा। यह क्वेश्चन जो है सीटेट के एग्जाम में पूछा गया है और काफ़ी बार पूछा गया है। क्वेश्चन जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो आपसे बताइए इन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही होगा। क्वेश्चन जो कह रहा है, वस्तु विनिमय पद्धति की सही विशेषता कौन सी है? यह धन का उपयोग किए बिना वस्तुओं की अदला बदली का व्यापार है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, सेकंड ऑप्शन जो है राइट है। जब किसी एक वस्तु या सेवा के बदले दूसरी वस्तु या सेवा का आदान प्रदान होता है तो इसे वस्तु विनिमय पद्धति कहते हैं। सेकंड ऑप्शन जो है वह राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित स्थलाकृतियों में से किसमें छत्रक शैल पाए जाते हैं? हिमनद हिमोड़ में, समुद्री गुफा में, रेगिस्तान में, डेल्टा में। कौन सा ऑप्शन सही होगा? किसमें छत्रक शैल पाए जाते हैं? तीन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही होगा? यह भी क्वेश्चन जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है।
छत्रक शैल पाए जाते हैं या पाए जाते हैं रेगिस्तान में? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, रेगिस्तान में जो है छत्रक शैल पाए जाते हैं। छत्रक शैल रेगिस्तान क्षेत्रों में पाई जाती हैं। यह चट्टानें आकार में बड़ी होती हैं। यह चट्टानें जो हैं आकार में बड़ी होती हैं, आकार में बड़ी होती हैं तथा इनका निर्माण हवा के कटाव से होता है। निर्माण किससे होता है? हवा के कटाव से होता है। हवा के कटाव से छत्रक शैल का निर्माण होता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। यह हो गया छत्रक शैल, जिसका निर्माण जो है रेगिस्तान में होता है और हवा के तेजी से कटाव के कारण जो होता है छत्रक शैल का निर्माण होता है। तो इसका जो निर्माण भी होता है रेगिस्तानी क्षेत्रों में पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसके नेतृत्व में बंगाल 18वीं सदी में धीरे धीरे मुगल नियंत्रण से अलग हो गया? निजाम उल मुल्क असफ जाह, अलवर्दी खान, नादिर शाह, मुर्शिद कुली खान। कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो आपसे बताइए इन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही होगा। क्वेश्चन जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन कह रहा है किसके नेतृत्व में बंगाल 18वीं सदी में धीरे धीरे मुगल नियंत्रण से अलग हो गया? तो वह था मुर्शिद कुली खान। फोर्थ ऑप्शन जो है राइट है, मुर्शिद कुली खान। बंगाल के गवर्नर मुर्शिद कुली खान के नेतृत्व में बंगाल धीरे धीरे मुगल नियंत्रण से अलग हो गया। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का संविधान कब अपनाया गया था? 26 जनवरी 1950, 15 अगस्त 1947, 26 नवंबर 1947, 26 नवंबर 1949। कौन सा ऑप्शन राइट होगा? तो आपसे बताइए इन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो भारत का संविधान कब अपनाया गया था? तो वह अपनाया गया था 26 नवंबर 1949 को। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन डी। फोर्थ ऑप्शन जो है राइट है, भारत का संविधान 26 नवंबर 1949 को अपनाया गया था और इसे लागू कब किया गया था? 26 जनवरी 1950 को। भारत का संविधान लागू कब किया गया था? 26 जनवरी 1950। 26 जनवरी 1950 को भारत का संविधान लागू किया गया था और अपनाया कब गया था? 26 नवंबर 1949 को। विश्व में भारत का संविधान सबसे बड़ा संविधान है। भारत का संविधान जो है विश्व में, भारत का संविधान जो है वह सबसे बड़ा संविधान है। भारत का संविधान सबसे बड़ा संविधान है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। फोर्थ ऑप्शन जो है राइट है। क्वेश्चन जो बहुत ही इंपॉर्टेंट था, ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने भारत की रियासतों को एकीकृत करने में निर्णायक भूमिका निभाई थी? श्री राजगोपालाचारी ने, जवाहरलाल नेहरू ने, सरदार वल्लभ भाई पटेल ने, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने। कौन सा ऑप्शन राइट होगा? तो आपसे बताइए इन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही होगा। यह भी क्वेश्चन जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। किसने भारत की रियासतों को एकीकृत करने में निर्णायक भूमिका निभाई थी? सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन सी, सरदार वल्लभ भाई पटेल ने भारत की रियासतों को एकीकृत करने में निर्णायक भूमिका निभाई थी और इन्हें लौह पुरुष के नाम से भी जाना जाता है। लौह पुरुष के नाम से भी जाना जाता है।
डॉक्टर बी आर अम्बेडकर या संविधान के प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे? या क्वेश्चन जो है पूछा गया है, प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो वह थे डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, सरदार वल्लभ भाई पटेल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन भारत के संविधान की समवर्ती सूची में मामलों में कार्य करता है? भारत के संविधान की समवर्ती सूची के मामले में कार्य करता है? स्थानीय सरकारी निकाय, केंद्र सरकार और राज्य सरकारें और स्थानीय सरकारी निकाय, केंद्र शासित प्रदेश। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो आप से बताइए इन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन राइट होगा? समवर्ती सूची के मामलों में कार्य करती है केंद्र सरकार और राज्य सरकारें। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, सेकंड ऑप्शन जो है राइट है, केंद्र सरकार और राज्य सरकारें। भारत के संविधान की समवर्ती सूची के मामले में केंद्र सरकार और राज्य सरकार कार्य करती है। समवर्ती सूची में उन विषयों को शामिल किया गया है जो विषय केंद्र व राज्य दोनों के लिए महत्वपूर्ण है। इसलिए समवर्ती सूची में दिए गए विषयों पर कानून बनाने की शक्ति संसद व राज्य विधानमंडल दोनों के पास है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, सेकेंड ऑप्शन जो है वह राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन भारत की संविधान सभा में मसौदा समिति के अध्यक्ष थे? जवाहरलाल नेहरू, सी राजगोपालाचारी, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो आपसे बताइए इन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन राइट होगा। यह क्वेश्चन जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है और बताया जा चुका है। मसौदा समिति के अध्यक्ष कौन थे? मसौदा समिति यानी प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो वह डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी थे। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, थर्ड ऑप्शन जो है राइट है, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर भारतीय संविधान सभा में मसौदा समिति के अध्यक्ष थे। मसौदा समिति का गठन 29 अगस्त 1947 को हुआ था। मसौदा समिति का गठन कब हुआ था? 29 अगस्त 1947। 29 अगस्त 1947 को मसौदा समिति यानी प्रारूप समिति का गठन हुआ था। इसमें 7 सदस्य थे। 7 सदस्यीय जो यह गठन था। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 18वीं सदी में किसके नेतृत्व में बंगाल धीरे धीरे मुगल नियंत्रण से अलग हो गया? यह क्वेश्चन जो है रिपीट हुआ है। बुरहान उल मुल्क, मुर्शिद कुली खान, नादिर शाह, अलीवर्दी खान। कौन सा ऑप्शन सही होगा? यह क्वेश्चन जो सीटेट के एग्जाम में 3 बार ही पूछा गया है। तो आपसे बताइए इन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो अभी अभी बताया जा चुका है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, मुर्शिद कुली खान। मुर्शिद कुली खान के नेतृत्व में बंगाल धीरे धीरे मुगल नियंत्रण से अलग हो गया। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस गवर्नर जनरल ने फैसला किया कि बहादुर शाह जफर आखिरी मुगल सम्राट होंगे और उनकी मृत्यु के बाद किसी भी वंशज को शासक के रूप में पहचाना नहीं जाएगा? लॉर्ड कॉर्नवालिस, लॉर्ड डलहौजी, विलियम बेंटिंग, लॉर्ड कैनिंग। कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो आपसे बताइए इन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही होगा?
तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, लॉर्ड कैनिंग। फोर्थ ऑप्शन जो है राइट है, लॉर्ड कैनिंग। गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग ने फैसला किया कि बहादुर शाह जफर आखिरी मुगल सम्राट होंगे और उनकी मृत्यु के बाद किसी भी वंशज को शासक के रूप में मान्यता नहीं दी जाएगी। 1849 में लॉर्ड कैनिंग की घोषणा के पश्चात बहादुर शाह जफर के उत्तराधिकारी को ऐतिहासिक लाल किला छोड़ना पड़ा और शहर के बाहर जाना पड़ा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, लॉर्ड कैनिंग। फोर्थ ऑप्शन जो है राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस गवर्नर जनरल ने घोषित किया कि अवध पर गलत तरीके से शासन किया जा रहा था और उचित प्रशासन सुनिश्चित करने के लिए ब्रिटिश शासन की आवश्यकता थी? लॉर्ड माउंटबेटन, लॉर्ड रिपन, लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड डलहौजी। कौन सा ऑप्शन राइट होगा? तो आपसे बताइए इन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही होगा। क्वेश्चन कह रहा है किस गवर्नर जनरल ने घोषित किया कि अवध पर गलत तरीके से शासन किया जा रहा था और उचित प्रशासन सुनिश्चित करने के लिए ब्रिटिश शासन की आवश्यकता थी? तो वह था लॉर्ड डलहौजी। फोर्थ ऑप्शन जो है राइट है, लॉर्ड डलहौजी ने ही ब्रिटिश शासन की आवश्यकता के रूप में सुनिश्चित किया था। गवर्नर जनरल लॉर्ड डलहौजी ने घोषित किया कि अवध पर गलत तरीके से शासन किया जा रहा था और उचित प्रशासन सुनिश्चित करने के लिए ब्रिटिश शासन की आवश्यकता थी। इसके ठीक 5 साल बाद लॉर्ड डलहौजी ने अवध पर कुशासन का आरोप लगाकर 13 फरवरी 1856 में उसे ब्रिटिश साम्राज्य का अंग बना लिया गया। कब बना लिया गया ब्रिटिश साम्राज्य का अंग? 13 फरवरी 1856। 13 फरवरी 1856। 13 फरवरी 1856 में अवध को ब्रिटिश साम्राज्य का अंग बना लिया गया। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, लॉर्ड डलहौजी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कानपुर के किस शासक ने खुद को पेशवा कहा? बहादुर शाह जफर, नाना साहेब, बाजीराव प्रथम, बाजीराव द्वितीय। कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो आपसे बताइए इन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन राइट होगा। क्वेश्चन कह रहा है कानपुर के किस शासक ने खुद को पेशवा कहा? तो वह थे नाना साहेब। सेकंड ऑप्शन जो है राइट है, नाना साहेब। कानपुर के शासक नाना साहेब ने खुद को पेशवा कहा। 1857 के विद्रोह में कानपुर में विद्रोह का संचालन नाना साहेब ने के नेतृत्व में हुआ था। नाना साहेब के नेतृत्व में कानपुर का 1857 का विद्रोह का नेतृत्व जो है नाना साहेब ने ही किया था। कहाँ से? कानपुर से। कानपुर से। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, नाना साहेब। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कारखाने के विषय में पढ़ाने के लिए सबसे उपयोगी विधि होगी? एक डॉक्यूमेंट्री फिल्म दिखाना, एक कहानी सुनाना, किसी विशेषज्ञ को निमंत्रित करना, किसी औद्योगिक कारखाने की यात्रा आयोजित करना। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? यह भी क्वेश्चन जो है सीटेट के एग्जाम में पूछा जा चुका है। तो आपसे बताइए इन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन राइट होगा। क्वेश्चन कह रहा है कारखाने के विषय में पढ़ाने के लिए सबसे उपयोगी विधि होगी? तो वह होगी किसी औद्योगिक कारखाने की यात्रा आयोजित करना। फोर्थ ऑप्शन जो है राइट है। कारखाने के विषय में पढ़ाने के लिए सबसे उपयोगी विधि होगी औद्योगिक कारखाने की यात्रा आयोजित करना। यह विधि कारखाने की यात्रा सिखाने पढ़ाने के उद्देश्य से बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, किसी औद्योगिक कारखाने की यात्रा आयोजित करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एडुसैट से क्या अभिप्राय है? एक मानव निर्मित भारतीय उपग्रह रॉकेट जिसका उपयोग मानव निर्मित उपग्रहों के सूर्य की कक्षा में स्थापित करने के लिए किया जाता है। सौरमंडल में खोया गया एक नया ग्रह, एक क्षुद्र ग्रह जो मंगल और बृहस्पति की कक्षाओं के बीच पाया जाता है। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? यह भी क्वेश्चन जो है सीटेट के एग्जाम में 2 बार ही पूछा जा चुका है। तो आपसे बताइए इन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही होगा।
क्वेश्चन जो कह रहा है एडुसैट से क्या अभिप्राय है। तो यह एक मानव निर्मित भारतीय उपग्रह है। एडुसैट जो है यह एक मानव निर्मित भारतीय उपग्रह है। एडुसैट एक मानव निर्मित भारतीय उपग्रह है। भारत ने अपने पहले शिक्षा उपग्रह का सफल प्रक्षेपण किया जिसका नाम एडुसैट रखा गया। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, फर्स्ट ऑप्शन जो है राइट है। सेशन का लास्ट क्वेश्चन था। क्वेश्चन कैसे लगे कमेंट में जरूर बताइएगा। चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं फिर अगली क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।